जैशे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक जमात का ऐलान किया है और इस जमात की क़ियादत मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर की सपुर्द की है। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। Their primary concern was the earliest termination of the hijacking and the safe return of all passengers and crew. ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान का जो मिशन था काठमांडू में उसके कुछ लोग भी इन्वॉल्व थे। आज मानवता के दुश्मनों ने हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 22 साल पहले पाकिस्तान में कश्मीर से आया एक आतंकवादी गलती से सेना के हाथ लग जाता है। पूछताछ के बाद सेना, पुलिस और यहां तक कि देश की खुफिया एजेंसियों को भी यही लगा कि सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह यह भी कोई मामूली आतंकवादी है, लिहाजा उसे बस जेल में डाल दिया जाता है। मगर फिर इसके बाद उसे जेल से छुड़ाने के लिए जब 6 बड़ी कोशिशें होती हैं तब शक होता है, पर उसकी असलियत सामने आती उससे पहले ही एक ऐसा हादसा होता है कि पूरा देश सन्न रह जाता है। एक्स फाइल्स में आज हम पन्ना पलटने जा रहे हैं संसद भवन से लेकर पठानकोट तक पर हमला करने वाले जैश के उस सरगना मौलाना मसूद अजहर की, जिसकी पिछले 16 सालों से भारतीय कानून को तलाश है। 24 दिसंबर 1999 शाम 5:30 बजे काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में कुल 178 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर वो हिंदुस्तानी थे जो नेपाल छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन जैसे ही भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होता है, अचानक प्लेन में मौजूद 5 लोग खड़े हो जाते हैं। उन 5 के नाम थे इब्राहिम अत्थर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर सुकूर। 5 पाकिस्तानी थे, 5 के पास हथियार थे। इसके बाद वो ऐलान करते हैं कि उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। फिर उनमें से एक शख्स कॉकपिट में फ्लाइट कैप्टन देवी शरण के पास पहुंचता है और कहता है कि विमान को लाहौर की तरफ ले चलो। ऐसा नहीं करने पर उसने विमान को बम से उड़ा देने की धमकी दी। अब तक IC-814 के हाईजैक होने की खबर भारत को मिल चुकी थी। खबर मिलते ही नई दिल्ली एक्शन में आ गई। हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर शुरू हो गया, लेकिन आतंकवादी अपने मंसूबे और प्लानिंग में कहीं ज्यादा स्मार्ट निकले। लाहौर ने IC-814 को अपने यहाँ उतरने की इजाजत देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान को डर था कि इससे उसकी इमेज खराब होगी। इधर ईंधन लगातार खत्म हो रहा था। तब ईंधन भरने के लिए कैप्टन के कहने पर आतंकवादियों ने प्लेन को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी। लेकिन अमृतसर में ईंधन भरने से पहले ही आतंकवादियों को शक हो गया कि उन पर हमला हो सकता है, लिहाजा ईंधन लिए बगैर प्लेन एक बार फिर हवा में था। अब पायलट ने लाहौर से दोबारा इजाजत मांगी। लाहौर को लगा कि ईंधन के बिना प्लेन क्रैश हो सकता है,
लिहाजा इस बार लाहौर में प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे दी। रात 10:30 बजे लाहौर। ईंधन भरने के बाद एटीसी ने विमान को फौरन लाहौर छोड़ने को कहा। अब लाहौर के बाद आतंकवादी विमान को दुबई ले जाते हैं। वहां 176 में से 27 मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। इनमें वो नौजवान रूपन कात्याल भी था जिसे आतंकवादियों ने प्लेन के अंदर चाकू मारकर घायल कर दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई। दुबई से उड़ान भरने के बाद आतंकी विमान को लेकर अब अफगानिस्तान के शहर कांधार पहुंचते हैं। उन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। अब तक एक रात गुजर चुकी थी। कांधार पहुंचने के बाद आतंकवादी पहली बार अपनी शर्त रखते हैं। मुसाफिरों की रिहाई के बदले भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब डील शुरू होती है, पर यह डील लंबी होती जाती है। 6 दिन सौदेबाजी में निकल जाते हैं। उधर कांधार में तालिबान के आतंकवादियों ने विमान को घेर रखा था ताकि भारतीय कमांडोज कहीं से भी अंदर न जा सके। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि मांग नहीं मानी गई तो सभी मुसाफिरों को मार डाला जाएगा। आखिरकार 7वें दिन भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई पर सौदा फाइनल होता है। ये आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। भारत सरकार फैसला ले चुकी थी कि इन तीनों आतंकवादियों को छोड़कर 148 बेगुनाह लोगों की जान बचाई जाएगी। इसी के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और आईबी प्रमुख अजीत डोभाल इन तीनों आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगार को लेकर स्पेशल विमान से कांधार पहुंचते हैं। वहां इन तीनों आतंकवादियों को तालिबान को सौंप दिया जाता है और बदले में 148 मुसाफिरों की जिंदगी खरीदी जाती है। हिंदुस्तान में तबाही की नई साजिश रखने वाला अब आजाद हो चुका था। 31 दिसंबर 1999 को कांधार पहुंचने के बाद मसूद अजहर और उमर शेख सीधे मुल्ला उमर और कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मिलने गए। वहां से सभी 31 जनवरी 2000 को पाकिस्तान चले गए। यानी कांधार पहुंचने के ठीक 1 महीने बाद वहां कराची के एक मस्जिद में 1000 हथियारबंद आतंकवादियों के बीच मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद के गठन का ऐलान किया। पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को हुआ था। मसूद अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। पढ़ने लिखने में सही। जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था तभी उसके वालिद के एक दोस्त उसे कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया में पढ़ाने के लिए ले गए। वहाँ वो ऊंची तालीम हासिल करने की जगह आतंक की किताब पढ़ने लगा। वहीं पर मसूद हरकतुल मुजाहिदीन यानी हम के संपर्क में आया। हम वो आतंकवादी संगठन था जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय था। 1980 के दशक के आखिर तक मसूद अजहर पर आतंक का जहर पड़ चुका था। तब तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध भी चरम पर था। मसूद ने तरबियत यानी आतंक की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया। ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान लौट आया। 1992 तक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही आतंक का जहर फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा करता था ताकि वो अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद कर सके। इसी के बाद हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना खलील उससे इतना प्रभावित हुआ कि मसूद को विदेशी दौरे पर भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले मसूद हज की यात्रा पर सऊदी अरब गया और कुछ ही दिनों में वहां 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद वो अफ्रीकी देश जाम्बिया गया। वहां उसने 1 महीने में ही 22 लाख रुपए जुटाए। इसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचा। बर्मिंघम, नॉटिंघम, लेस्टरशायर और लंदन में आतंकी सोच वाले नौजवानों के साथ बैठकें की। उसके जहर बुझे भाषण
आतंक और नफरत बढ़ाने में घी का काम कर रहे थे। जल्दी उसके आकाओं को लग गया कि मसूद कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, बल्कि आतंक की नई खेप तैयार करने में इससे भरपूर मदद मिलेगी। 1994 में उसे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने को कहा गया। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तब तक घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर को लग गया कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आतंक फैलाने का उसका मंसूबा पूरा हो सकता है। अब वो मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुमे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ वो जामा मस्जिद के लिए निकला। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसी के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से जा रहे थे कि तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। सेना को लगा कि सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह ये भी कोई मामूली आतंकवादी है। मसूद अजहर 1994 में गिरफ्तार होने से पहले घाटी में AK-47 लहरा चुका था, लेकिन सच तो यह है कि उसका आतंकी दिमाग AK-47 से निकलने वाली गोलियों से भी ज्यादा तेज चलता था। जब उसे जेल भेजा गया तब उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश कर रहा था, जबकि पाकिस्तान हुक्मरानों की हलक सूखी हुई थी कि पता नहीं मसूद अजहर की गिरफ्तारी पाकिस्तान की कौन कौन सी पोल पट्टी खोल दे। मसूद इतनी मासूमियत से रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के सामने पेश हुआ कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकवादी है। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट ये कहकर बंद कर दी कि कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में मसूद अजहर शामिल नहीं है। पर पाकिस्तान को पता था कि मसूद अजहर किस मंसूबे से हिंदुस्तान गया है। उसके लिए ये जरूरी था कि किसी तरह वो जेल से बाहर निकले। लिहाजा मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिशें पाकिस्तान में तेज हो गई। पहली कोशिश में जून 1994 में हरकतुल अंसार ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को तब अगवा कर लिया जब वो पहलगाम के पास घूम रहे थे। उनकी रिहाई के बदले में अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग रखी, लेकिन आतंकियों की यह साजिश नाकाम रही। अगली बार उमर शेख को ISI ने भारत भेजा। उमर शेख जैश का वही आतंकवादी था जिसने वॉल स्ट्रीट के पत्रकार डैनियल पल का अपहरण और फिर हत्या की थी। ब्रिटेन में जन्मा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा लिखा उमर शेख ने एक अमेरिकी और 3 ब्रिटिश नागरिकों को दोस्त बनाया। फिर झांसा देकर दिल्ली के बाहरी इलाके में उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उनको पकड़ लिया। पाकिस्तान अब भी मसूद को बचाने की योजना बनाता रहा। 1995 में हरकतुल अंसार की एक शाखा अल फरहान ने 5 विदेशी सैलानियों को अगवा किया। इस बार भी यही मांग थी कि मसूद अजहर को रिहा करो। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ से उसकी रिहाई की सिफारिश इस आधार पर की गई कि वो एक पत्रकार है। अब खुफिया एजेंसियों को यह समझ आने लगा कि ये कोई मामूली आतंकवादी होता तो इसे बचाने के लिए पाकिस्तान से इतनी खतरनाक कोशिशें नहीं होती। तभी जून 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल में सज्जाद अफगानी और दूसरे आतंकवादियों ने सुरंग खोदा। उसी सुरंग के रास्ते मसूद अजहर को भी भागना था, लेकिन सुरंग में 6 फीट जाने के बाद ही मसूद वापस लौट गया, क्योंकि उसे लगा कि सुरंग उसके मोटे और थुलथुले शरीर के लिहाज से काफी संकरी है। सज्जाद पुलिस फायरिंग में मारा गया। इस हादसे के बाद ISI भी डर गई। उसे लगा कि कहीं मसूद अजहर भी न मारा जाए। इसी के बाद मसूद के आतंकियों, पाकिस्तानी आकाओं, पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने मिलकर आतंकी साजिश का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 फंस गया। 6 साल में यह आखिरी प्लान था जो कामयाब रहा और आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर रिहा हो गया। रिहाई के फौरन बाद मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर से जंग शुरू कर दी। 28 जून 2000 को जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर जैश के आतंकियों ने हमला किया। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने हमला बोला। इसमें 35 लोग मारे गए। 2001 में ही 13 दिसंबर को संसद भवन पर जैश के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 24 सितंबर 2002 में
गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में सेना की वर्दी पहने जैश के 2 हथियारबंद आतंकवादी दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के 2 जवानों समेत 33 लोग मारे गए, जबकि 81 घायल हुए। अयोध्या और वाराणसी में भी आतंकी हमलों को जैश के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया। और सबसे ताजा घाव जो मसूद अजहर ने दिया वो पठानकोट पर हुआ हमला है, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। मौलाना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। जैश के बैनर तले बहावलपुर में बैठकर हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें बुनता है। पठानकोट हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए यह खबर आई थी कि उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर यह खबर सच नहीं निकला। मसूद अजहर को कांधार हाईजैकिंग के एवज में भारतीय जेल से रिहा हुए पूरे 16 साल हो गए। इन 16 सालों में हिंदुस्तान में हुए करीब 20 आतंकवादी हमलों में भारतीय कानून और पुलिस को उसकी तलाश है, पर न मालूम ये तलाश कब खत्म होगी।